रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव पर है। पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद रूस और नेटो में जंग जैसे हालात बन चुके हैं। दावा है कि रूस के डूम्सडे हथियार तैयार हैं और रूस की ओर से सीधे इंग्लैंड को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे दी गई है। फिक्र का दूसरा फोकस पाकिस्तान की दुष्टता पर है। इजराइल ने दोहा में अटैक किया। दुष्ट पाकिस्तान ने इस हमले के बहाने इस्लामिक एजेंडा चलाया है। अरब देशों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फिक्र की वीडियो रिपोर्ट में पहला वीडियो अमेरिका से है, जहां ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई है। यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान उनकी गर्दन में गोली मार दी गई, वो भी तब जब वो गन कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे। इस हत्या से प्रेसिडेंट ट्रंप काफी भड़के हुए हैं। दूसरा वीडियो श्रीनगर से वायरल है। आप विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में संजय सिंह दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन दावा करने लगे हैं कि यहां आने पर उन्हें नजरबंद कर लिया गया। फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने आए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फिक्र की दो फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल काशी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। भारत मॉरिशस के कूटनीतिक रिश्तों को कई महत्वपूर्ण समझौतों से मजबूत किया। भारत और मॉरिशस को पार्टनर नहीं, एक परिवार कहा। फिक्र की दूसरी फाइल दिल्ली की। दिल्ली सरकार यहां के 10 लाख आवारा कुत्तों में चिप लगाने की तैयारी कर रही है। अब ये क्या अनोखी खबर है? चिप इंस्टॉल करके डॉग बाइट को कंट्रोल करने वाला ये प्लान इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करेंगे। फोकस रूस नेटो में बढ़ते तनाव पर है, जिसमें दोनों तरफ से जबरदस्त वॉर वार्निंग है, जिसमें दोनों तरफ से युद्ध की भीषण तैयारी है, जिसमें न्यूक्लियर वार्निंग का लेवल काफी हाई है। और महायुद्ध वाला यह तनाव पिछले 48 घंटे से ज्यादा बढ़ा हुआ है, जब से रूस के ड्रोन्स पोलैंड की हवाई सीमा में घुसे। ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली इस खबर का असर आने वाले दिनों में आप पर भी पड़ सकता है। पहले पूरी खबर समझते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि यूक्रेन पर ड्रोन हमले के दौरान रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड में 19 बार घुसपैठ की। इसके बाद पोलैंड समेत नेटो देश भड़के हुए और अब नई जानकारी यह है कि पोलैंड के मिलिट्री बेस पर भी रूसी ड्रोन अटैक हुआ था। वॉरसॉ के पास पोलिश मिलिट्री बेस पर रूस का यह है वो एविडेंस। रूस का अटैक ड्रोन का मलबा मिला। ड्रोन के टारगेट पर पोलिश क्षेत्रीय रक्षा बल का बेस बताया जा रहा है। यह घटना पोलैंड की राजधानी वॉरसो से सिर्फ UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 70 किलोमीटर दूर है। यह देखिए, हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूस के ड्रोन अटैक में ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग, जो कि ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी हैं, इनको अनुमति नहीं मिली थी पुतिन से मिलने की अलास्का में, क्योंकि पुतिन ने कहा था वो इनसे नहीं मिलेंगे। जब ये कीथ केलॉग बाल बच गए रशिया के ड्रोन अटैक में। कैसे? जिस वक्त रूस ने ये ड्रोन हमला किया, उस वक्त वो पोलैंड जा रहे थे। केलॉग के पोलैंड और यूक्रेन दौरे के बीच ही रूसी ड्रोन घुसपैठ हुई। CNN ने इसे रिपोर्ट किया। रूस लगातार इन ड्रोन हमलों से इनकार कर रहा है, लेकिन पोलैंड समेत सभी नेटो देश रूस के खिलाफ तेजी से लामबंद हो रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी शुरू हो चुकी है और पोलैंड में ड्रोन अटैक पर पश्चिमी देश रूस को वार्निंग दे रहे हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी दी, कहा है कि रूस ने पोलैंड को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया है। पोलैंड, EU और नेटो सेना रूस से डरने वाले नहीं है। नेटो चीफ मार्क रूट ने यह कहा है कि रूस को लेकर नेटो के सभी देश हाई अलर्ट पर हैं। नेटो सहयोगी देशों की एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ खड़ा है। अमेरिका नेटो देशों की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज ने कहा कि पुतिन ने नेटो देश पोलैंड को जानबूझकर निशाना बनाया है। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ नेटो को भड़काने की साजिश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि पोलैंड की सुरक्षा नेटो की प्राथमिकता है। एयर डिफेंस को मजबूत करने में फ्रांस मदद करेगा। पोलैंड में ड्रोन के घुसपैठ के बाद अब पोलैंड की सीमा को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो ने AWACS, जो अर्ली एरियल वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, F-16, F-35 फाइटर जेट अलर्ट मोड पर कर दिए। नेटो के पेट्रियट सिस्टम रेडी टू अटैक मोड में। पोलैंड में जल्द ही अमेरिका पेट्रियट सिस्टम की और तैनाती कर सकता है। अमेरिका पोलैंड को जल्द से जल्द 4 F-35 देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप और पोलैंड के राष्ट्रपति
नेवरोकी के बीच फोन पर पेट्रियट की तैनाती को लेकर बातचीत हो चुकी है। ब्रिटेन भी पोलैंड में जल्द ही लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। इसके अलावा चेक रिपब्लिक भी पोलैंड में 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर तैनात करेगा। यानी अमेरिका समेत नेटो देश अब रूस से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल 5 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। नेटो का आर्टिकल 5 लागू करने का मतलब यह हुआ कि रूस पर नेटो देशों का एक साथ हमला मुमकिन है। रूस भी जवाब में परमाणु हमले की बड़ी तैयारी करता दिखाई दे रहा है। रूस के टारगेट पर लंदन है। यह बड़ी खबर जानने से पहले पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ पर जुबानी फायरिंग। अब बात रूस की परमाणु तैयारी की। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द मिरर की रिपोर्ट है कि नेटो सीमा पर रूस ने न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू कर दी। रूस कल से 4 दिनों तक बेलारूस के साथ बड़ा सैन्य अभ्यास करेगा। इस दौरान रूस अपनी सबसे घातक औरशनिक मिसाइल की एक्सरसाइज करके नेटो को अपनी परमाणु पावर दिखाएगा। इस सैन्य अभ्यास के लिए 13,000 से ज्यादा सैनिक इस समय नेटो की सीमा पर तैनात हैं। पोलैंड, लिथुआनिया के पास ज़ैपैड 2025 एक्सरसाइज की तैयारी पूरी है। वहीं रिपोर्ट यह भी कहती है कि रूस सिर्फ परमाणु हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का प्रयोग भी पश्चिमी देशों के खिलाफ कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ब्रिटेन पर डूम्सडे हथियारों से अटैक कर सकता है। कहा जा रहा है कि डूम्सडे न्यूक्लियर वेपन के लिए रूस बेलारूस में सीक्रेट बेस बना रहा है। मिन्स्क से दक्षिण में रूस का नया सीक्रेट बेस होने का अनुमान है। सैटेलाइट तस्वीरों में 280 फुटबॉल मैदान के बराबर साइट देखी गई है। 100 फीट लंबे और 60 फीट चौड़े 13 गोला बारूद के डिपो यहां मौजूद हैं। इस बेस में 1000 फीट ऊंचे 3 हैंगर और कई इमारतें भी बनाई गई हैं। कंक्रीट दीवारों के बीच औरशनिक मिसाइलें भी रखे जाने की आशंका है। रूस का डूम्सडे वेपन सिर्फ 8 मिनट में लंदन को तबाह कर सकता है। साल के अंत तक बेलारूस में रूस का डूम्सडे वेपन तैनात हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मिरर ने आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन्हीं डूम्सडे हथियारों के दम पर पुतिन के करीबी लोग ब्रिटेन को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलवेयोव, उन्होंने वार्निंग दी है कि पश्चिम के रक्षा मंत्रियों की बैठक को रूस को सीधे टारगेट करना चाहिए। यह बैठक लंदन में होने वाली है, यानी मॉस्को में सीधे लंदन को हिट करने की बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रूस पर पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों का जवाब अब न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है। यानी युद्ध में शांति की बातें अब बहुत पीछे जा चुकी हैं। जंग के मैदान में परमाणु विनाश की नौबत किसी भी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका में दिन दहाड़े डोनाल्ड ट्रंप के करीबी के मर्डर की। अमेरिका में कल जो हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं है। ये तस्वीरें हम कई बार देख चुके हैं। बार बार देखने के बाद भी सिर्फ एक ही चीज का एहसास हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था वो उनके करीबी के साथ भी हो गया। बस फर्क इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप बच गए और उनका करीबी मारा गया। एक युवा जो 2 बच्चों का पिता था, एक सनकी शूटर का शिकार हो गया। उम्र सिर्फ 31 साल है इस युवा की। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क छात्रों से बात कर रहे थे। लोकतंत्र में गणतंत्र क्यों हावी हो रहा है, इसका मतलब समझा रहे थे। तभी एक शूटर ने छुपकर गोली चला दी। चार्ली कर्क की गर्दन से खून की धारा बहने निकली। वो वहीं कुर्सी से गिर गए। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ट्रंप ने पोस्ट करके उनकी मौत हो गई। ट्रंप ने पोस्ट करके पूरे अमेरिका से उनकी सलामती की दुआ मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. गोलीबारी की यह घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई है। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम पर आए हुए थे। चार्ली एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे थे, तभी एक गोली उनकी गर्दन के पास आकर लगती है और तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। चार्ली जमीन पर गिर जाते हैं। कुर्सी जो है वो पलट जाती है और कुछ देर में उनकी मौत हो जाती है। वैसे आज हम आपको इस खबर से जुड़ा एक वीडियो फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। आपको याद होगा जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में चार्ली कर्क की हत्या की गई, उसी तरह पिछले वर्ष एक रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जानलेवा हमला हुआ।
अफसोस की बात यह है कि चार्ली ट्रंप की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। वो तारीख थी 13 जुलाई 2024। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी और तब ट्रंप जिस तरह उस गोली से बचे थे उसे एक तरह से चमत्कार बताया गया था, क्योंकि तब ट्रंप गोली जो है वो ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि फिर यही गोलीकांड ट्रंप को सत्ता दिलाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, लेकिन चार्ली कर्क के केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ शूटर का निशाना इतना सटीक था कि गोली सीधे उनके गले में जाकर लगी और कुछ सेकंड में ही उनकी मौत हो गई। आज ट्रंप भी चार्ली की मौत के बाद मनी मन रो रहे होंगे। अमेरिका में हुई यह हत्या इतनी सामान्य नहीं है। अब अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक सभी अमेरिकी झंडों को आधा झुकाकर रखने का आदेश दिया है। ट्रंप इतना दुखी हैं कि उन्होंने चार्ली कर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार देने का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप इस वक्त गम में होने के साथ साथ गुस्से से परेशान भी है। इस बीच चार्ली को गोली मारने वाले स्नाइपर का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसने सामने की बिल्डिंग से गोली चलाई थी। अब अमेरिका में इस मर्डर को लेकर जबरदस्त पैनिक है। सवाल उठ रहा है कि क्या एक कट्टर वामपंथी ने चार्ली को मार डाला। इस हत्या में बहुत सारे लूप्स हैं। अभी तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया है, उसकी सिर्फ राइफल पकड़ी गई है। इतना ही नहीं, जब चार्ली कर्क को गोली मारी गई तो सामने एक इंसान वहां पर डांस करता हुआ नजर आया गोली लगने के बाद। अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। वीडियो सिर्फ चार्ली कर्क की हत्या का नहीं है, बल्कि वीडियो शार्प शूटर का भी है, जिसने चार्ली कर्क को टारगेट करके सीधे गले में ऐसी गोली मारी कि एक गोली में ही चार्ली की मौत हो गई। यह वीडियो एक ऐसी बिल्डिंग का है जो चार्ली के मंच के सामने की ओर बनी है। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से शार्प शूटर ने स्नैपर की मदद से चार्ली का मर्डर कर दिया और मर्डर के बाद वो मौके से फरार हो गया। इस तरह के वीडियो आपने आमतौर पर किसी फिल्म में देखे होंगे, लेकिन अमेरिका में लाइव मर्डर का एक एक फ्रेम मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। अब शूटर को पकड़ने के लिए डोर टू डोर तलाशी चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पहले पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन जरूर किया था, पर बाद में उसे छोड़ दिया गया। सबसे पहले उन लोगों से बात सुनिए, उन लोगों की बात सुनिए जिन्होंने ये मर्डर अपनी आंखों के सामने देखा। ये हैरान करने वाली तस्वीरें, और यहां पर सबसे दुखद बात यह है कि अमेरिका में चार्ली कर्क जिस वक्त माइक उठाते हैं गन कल्चर के ऊपर बोलने के लिए, तभी ये स्नाइपर शॉट लगता है। अब आपको चार्ली कर्क का परिचय भी दे देते हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खैर, आपको अब समझ में आ जाएगा कि आखिर चार्ली कर्क कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों थे। चार्ली कर्क अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वर्ष 2012 में उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम से संस्था बनाई। इसका मकसद छात्रों को शिक्षित और संगठित करना था। वो रेडियो प्रोग्राम द चार्ली कर्क शो के भी प्रेजेंटर थे। प्रूव मी रॉन्ग कैंपस के लिए अमेरिका में मशहूर थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर सीधे छात्रों से संवाद करते थे। आइडेंटिटी क्राइसिस, बॉर्डर बैटल, रेस वॉर नाम से किताबें लिखी हैं। अब ये समझिए कि वो विरोधियों के टारगेट पर क्यों थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राइट विंग वाले युवाओं के हीरो थे, इजराइल के कट्टर समर्थक थे, हमास का खुलकर विरोध करते थे, साथ ही अमेरिका में इस्लामिक कल्चर का भी विरोध किया था। चार्ली कर्क सिर्फ 31 वर्ष के थे। उनका हंसता खेलता परिवार था। उनकी पत्नी का नाम एरिका फ्रांसवे। वो खुद एक बिजनेस वुमन और पॉडकास्टर है। वो मिस अराइजोना यूएस का खिताब भी जीत चुकी हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी जो अगस्त 2022 में पैदा हुई और एक बेटा जो मई 2024 में हुआ। ऐसी जानकारी है कि जब उनको गोली लगी तो उनके बच्चे वहां पर मौजूद थे और उनके पिता भी। इस परिवार के सपने अधूरे रह गए हैं। राजनीतिक विरोध की कीमत इस परिवार को अपने आंसुओं से चुकानी पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर चार्ली कर्क का दुश्मन कौन था? क्या वो ट्रंप के करीबी थे इसलिए मार डाला गया? कंजर्वेटिव राजनीति के तेज तर्रार चेहरे थे, क्या इसलिए मार डाला गया? क्या उनकी बेबाकी और तीखे सवाल दुश्मनों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई? क्या अमेरिका में लोकतंत्र की भाषा बहस नहीं बल्कि गोलियां तय करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विचार रखने की कीमत मौत है तो लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या करे जाती है? एक और बड़ा सवाल, क्या अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ बोलना इनको भारी पड़ गया? अब अपने करीबी और अच्छे मित्र की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी गम है और गुस्सा भी।
ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि चार्ली के कातिल को कहीं से भी ढूंढकर निकालेंगे। साथ ही उन्होंने इस मर्डर में कट्टर वामपंथी वाला एंगल भी डाल दिया है। ट्रंप ने चार्ली कर्क की हत्या को अमेरिका के लिए काला दिन बताया है। चार्ली कर्क की हत्या को लेकर कैसे पूरा अमेरिका में हड़कंप मच गया है, इस न्यूज रीड में देखें। फिक्र की अगली खबर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। खबर को दिखाने से पहले आपको एक बात जरा ध्यान से समझनी चाहिए। वैसे तो आपको इसका पहला पार्ट पता होगा, लेकिन आगे वाला पार्ट ध्यान से देखिए। पहला पार्ट, किसी भी इंसान को स्पष्ट रूप से कुछ बोलना या सीखने में 2 वर्ष लगते हैं। दूसरा पार्ट, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में कई लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है। यह बात इंसानों के लिए है, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल एक देश के संदर्भ में करेंगे। देश का नाम है स्विट्जरलैंड, जो काफी समृद्ध है, लेकिन समृद्धि के इस आवरण में यह देश अपनी सीमाओं को भूलकर खुद से 150 गुना बड़ी आबादी वाले देश भारत को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर और मीडिया की स्वतंत्रता पर ज्ञान दे रहा है। हालांकि भारत ने उसके इस अल्प ज्ञान को दुरुस्त किया, जिसे स्विट्जरलैंड कभी नहीं भूलेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक चल रही थी। इस बैठक में अलग अलग देशों में मानवाधिकार पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान स्विट्जरलैंड ने कम जानकारी पर आधारित ऐसी बात कह दी जो ना तो वास्तविक है और ना ही तार्किक। स्विस प्रतिनिधि ने मानवाधिकार परिषद की बैठक में कहा कि उसका देश भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकारों को बरकरार रखने की अपील करता। स्विट्जरलैंड का यह आरोप काफी गंभीर था, इसीलिए तुरंत इसका जवाब भी दिया कि भारत की तरफ से स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, एंड आई कोट, हम अपने करीबी मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड से कहेंगे कि वो ऐसे बयानों पर वक्त बर्बाद करने से बचे जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं और भारत की वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। अनकोट। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के ज्ञानवर्धन कोर्स का एक चैप्टर अभी और बाकी, जिसमें काउंसलर क्षितिज त्यागी ने उन्हें यह समझाया, एंड आई कोट, स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थागत भेदभाव और विदेशियों से द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनकोट। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत इन चिंताओं से निपटने में स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। यह आगे का कोट। एक बार वाद विवाद पर आधारित ये रील देखिए, फिर कुछ आंकड़े दिखाएंगे जो स्विट्जरलैंड का और ज्ञानवर्धन करने में मदद करेंगे। ध्यान से देखिए। कई जानकार तो ये कह रहे हैं जो दुनिया भर के ब्लैक मनी का सेफ हेवन है, वो भारत को ज्ञान देने चला है। खैर, उम्मीद करते हैं भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी के जवाब से स्विट्जरलैंड को वास्तविकता समझ में आ गई होगी, लेकिन कहीं भी जरा सा भी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसे हम इन आंकड़ों से थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी 90 लाख है, भारत की आबादी 145 करोड़ से ज्यादा, यानी स्विट्जरलैंड की आबादी से करीब 150 गुना ज्यादा है। स्विट्जरलैंड से ज्यादा आबादी तो दिल्ली की है। जितनी आबादी स्विट्जरलैंड की है, उससे ज्यादा लोग भारत में हर दिन मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि आबादी के 2 गुना तो हर दिन ट्रेन से सफर करते हैं। दिल्ली से भी कम आबादी है स्विट्जरलैंड की, और वो हमें विविधता पर ज्ञान दे रहे हैं। खैर, स्विट्जरलैंड में कुल 25 भाषा और बोलियां हैं, जबकि भारत में 1700 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं। यह बताता है कि भारत और स्विट्जरलैंड की कोई तुलना नहीं है। अगर धार्मिक विविधता की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 4 बड़े धार्मिक समूह हैं, भारत में 10 से ज्यादा धार्मिक समूह हैं और इन धर्मों में 7000 से ज्यादा जातियां हैं। स्विट्जरलैंड जैसे देश के लिए यह कल्पना से भी ज्यादा है। इसीलिए स्विट्जरलैंड जैसे देश को मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत के संदर्भ में काफी संभल कर बोलना चाहिए, खासकर तब जब वो खुद मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष है। स्विट्जरलैंड को पहले भारत की विविधता समझनी चाहिए, फिर नैतिक ज्ञान का कोर्स कर देना चाहिए। और अगर यहाँ पर भी थोड़ी कुछ कमी पेशी रह जाए
तो भारत में जर्मनी के एक एम्बेसडर रह चुके थे, उनकी भारत के ऊपर एक किताब है, वो पढ़ लें, रिसर्च उसे खुद कर लेंगे ये। अब आपको दिखाते हैं 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर राज्यपाल अपने कर्तव्य में विफल रहते हैं तो क्या चुप रहा जाए। इस मुद्दे पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में 10 दिन तक सुनवाई चली है। यह मामला विधेयकों को लेकर समय सीमा तय करने से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 अकोला दंगों की जांच में लापरवाही पर महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वरिष्ठ हिंदू और मुस्लिम अफसरों की जॉइंट एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वर्दी पहनने के बाद पुलिसकर्मियों को धर्म या जाति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने खुद को हत्या का चश्मदीद बताया और कहा कि असली दोषी के बजाय मुस्लिम व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई। नागरिकता मामले में सोनिया गांधी को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच कराने से जुड़ी मांग खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। एथेनॉल विवाद पर पहली बार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया जो कि राजनीति से प्रेरित था। एथेनॉल का विरोध करने के लिए उनको टारगेट किया गया, इसके लिए पैसे का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। आज राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से वोट चोरी पर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गारंटी के साथ वोट चोरी वाले विस्फोटक सबूत देने वाली है। इससे बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आचार्य देवव्रत गुजरात की जिम्मेदारी के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार भी संभालेंगे। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर पहला 3D नौसैनिक एयर सर्विलांस रेडार स्थापित किया गया। टाटा एडवांस ने स्पेन की कंपनी के साथ मिलकर यह सर्विलांस रेडार बनाया है। इसके साथ ही टाटा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत अगली पीढ़ी के नौसैनिक रेडार बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े आईएसआईएस के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए 5 राज्यों में छापा मारा गया। यह आतंकी पिछले 1 साल से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर आतंकी घटनाओं की साजिश कर रहे थे। खबर है कि इस मॉड्यूल ने बम बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी और इसका मुखिया खुद को गजवा लीडर कहता था। नेपाल की सत्ता पर कौन बैठेगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अंतरिम पीएम के तौर पर जेन जी ने कुलमान घिनसिंग के नाम का प्रस्ताव रखा है। पहले इस रेस में सुशीला कार्की का नाम था, लेकिन खबर है कि उनके नाम पर पूरी सहमति नहीं बन सकी। फिक्र में अब आपको दिल्ली से आया आवारा कुत्तों वाला अपडेट बताते हैं। देश में पिछले दिनों आवारा कुत्तों को लेकर काफी बहस हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्यों को आवारा कुत्तों के मामले में एक्शन प्लान बनाने को भी कहा था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए स्मार्ट चिप वाला प्लान बनाया, जिसके तहत 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। माइक्रोचिप वाले इस पूरे प्लान के लिए 2 वर्षों की डेडलाइन तय की गई है। इस योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। कुत्तों में लगने वाला यह माइक्रोचिप कैसे काम करेगा और इससे आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने में कैसे मदद मिलेगी, इस पर फिक्र की फाइल आपको देखनी चाहिए। कुत्तों में लगाया जाने वाला यह माइक्रोचिप एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होगा, जो सिर्फ 12 मिलीमीटर लंबा होता है, यानी एक चावल के दाने के आकार का होता है। इस चिप को एक विशेष सीरीन से कुत्ते की त्वचा के नीचे गर्दन के पास इंजेक्ट किया जाता है। इसमें किसी तरह की बैटरी नहीं होती है। यही वजह है कि इस माइक्रोचिप को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह चिप एक पॉलीमर कैप्सूल में बंद होता है, जो कुत्ते के शरीर के लिए सुरक्षित है। चिप लगाने की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, इसे 2 से 5 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से पूरा करेगी, ताकि डॉग बाइट्स और रेबीज वाले खतरे को कम किया जा सके।
अब ये भी समझ लीजिए कि ये चिप कैसे इस खतरे को कम करेगा। हर चिप का एक यूनिक आईडी नंबर होता है जिससे उसकी पहचान होती है। चिप सीधे तौर पर कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, बल्कि इस चिप का आईडी नंबर एक डेटाबेस से लिंक होता है। चिप के स्कैनर की रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होकर आईडी नंबर भेजती है जिससे कुत्ते की पहचान की जा सकेगी। इसके जरिए कुत्तों को रेबीज वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। साथ ही इससे आक्रामक कुत्तों की पहचान आसान हो जाएगी और उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। इस चिप की मदद से कुत्तों का स्टरलाइजेशन स्टेटस भी पता चल पाएगा। गंभीर बीमारी से पीड़ित कुत्तों की पहचान आसान हो जाएगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 500 आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनिमल वेलफेयर कमेटी डीएम बनाएंगे, उसका भी आज यहाँ से नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ बनेंगी। ओवरऑल पूरे दिल्ली का बोर्ड को हम लोगों ने फंड देके एम्पावर किया है। इसके साथ साथ यूएनडीपी की तरफ से के साथ मिलके दिल्ली में सभी जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का लगभग 10 लाख अगले 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का, उसका भी एक प्रस्ताव आया है जिसके ऊपर हम लोग एक्शन प्लान बना के टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। रेबीज को लेके सेंसिटाइजेशन, रेबीज को रोकने के तरीके, उसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि इसके ऊपर भी बोर्ड काम करेगा। कुत्तों में चिप लगाने के फैसले के साथ दिल्ली सरकार ने और भी कई फैसले लिए हैं। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए भी माइक्रोचिप और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देना होगा। नियम को न मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह सब आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को कंट्रोल करने की कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या लाखों में है। 2009 में पूरे दिल्ली में हुए सर्वे के मुताबिक 5,60,000 आवारा कुत्ते थे। 2019 में दिल्ली विधानसभा की एक सब कमेटी ने अनुमान लगाया कि शहर में करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। फिलहाल का अनुमान यह है कि यह संख्या 10 लाख के आसपास हो सकती है। दिल्ली में आवारा कुत्तों के आंकड़े और डराने वाले हैं। आप कुत्तों के आतंक वाले आंकड़े और डराने वाले हैं। वर्ष 2024 में दिल्ली में करीब 45,000 डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि पूरे देश में डॉग बाइट के 37 लाख मामले थे। भारत में हर वर्ष रेबीज से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। अब जल्दी से उन लोगों को एक अच्छी खबर दे देते हैं जो मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ की हर दिन यात्रा करते हैं, रोज कई घंटे सफर में बिताते हैं। ऐसे सभी लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि मेरठ साउथ से लेकर मोदीपुरम के बीच एक ट्रैक बनकर तैयार हो गया। इस ट्रैक पर 3 कोच वाली मेट्रो दौड़ेगी जो मेरठ के लोगों के सफर को आसान करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली से मेरठ जाने वाली नमो मेट्रो भी इसी ट्रैक पर दौड़ेगी, यानी सफर उन लोगों का भी आसान होगा जो हर दिन दिल्ली से मेरठ का सफर करते हैं। मेरठ मेट्रो का यह ट्रैक तय किए गए वक्त में बनकर तैयार हो गया है। इस ट्रैक पर मेट्रो जमीन, एलिवेटेड और टनल से गुजरेगी। मेरठ मेट्रो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मरीजों को ले जाने के लिए खास तरह का स्ट्रेचर लगाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। मेरठ मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर के इस ट्रैक पर 13 स्टेशन बनाए गए हैं। मेरठ मेट्रो की लाइन साउथ मेरठ से मोदीपुरम तक है। इस 21 किलोमीटर के ट्रैक पर नमो मेट्रो के 4 स्टेशन हैं, जिनका नाम है साउथ मेरठ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम। यानी देश में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही ट्रैक पर मेट्रो और सेमी हाई स्पीड मेट्रो चलेगी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि मेरठ मेट्रो दिल्ली मेट्रो से कितनी अलग है। दिल्ली मेट्रो में स्टील की सीटें हैं, जबकि मेरठ मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए गद्देदार सीटें लगाई गई हैं। दिल्ली मेट्रो में चेयर कार यानी सिटिंग चेयर की व्यवस्था नहीं है, जबकि मेरठ मेट्रो में यह सुविधा दी गई है। सामान रखने के लिए लगेज बॉक्स की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में इस तरह की सुविधा नहीं है, जबकि मेरठ मेट्रो में यह सुविधा भी मौजूद है। और रफ्तार को पैमान बनाए तो दिल्ली मेट्रो की डिज़ाइन स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि मेरठ मेट्रो की डिज़ाइन स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी बहुत जल्द मेरठ के लोगों का घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। अभी 82 किलोमीटर के टोटल ट्रैक पर केवल 55 किलोमीटर तक ही नमो मेट्रो का परिचालन हो रहा है। खबर है कि रेलवे ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और जल्द ही पूरे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ेगी।
आनंद विहार से मेरठ या फिर आनंद विहार से दूसरी तरफ सराय काले खां अगर जाना हो तो उसके लिए नमो मेट्रो अब लगभग तैयार है। मेरठ सिर्फ 37 मिनट में और सराय काले खां सिर्फ 8 मिनट में, मतलब 37 और 8 को अगर आप प्लस कर दें तो 45 मिनट्स में आप सराय काले खां से मेरठ पहुंच सकते हैं। तो ये मेरठ मेट्रो का पहला लुक है, फर्स्ट लुक टीवी9 भारतवर्ष पर, और इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो से कितना अलग है मेरठ मेट्रो। यहाँ पे एक स्ट्रेचर की सुविधा दी गई है कि अगर कोई मरीज को किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरठ मेट्रो में आप इस स्ट्रेचर का यूज कर सकते हैं। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो चेयर्स लगे हुए हैं, दिल्ली मेट्रो में चेयर्स नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली मेट्रो में आपको इस तरह के चेयर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरठ मेट्रो में आपको इस तरह के चेयर्स मिलेंगे। ये कॉरिडोर एक मेरठ मेट्रो का एक अलग बनने की थॉट प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जब एक आरआरटीएस का नमो भारत का कॉरिडोर जा रहा है तो क्या हम दोनों को एक ही स्ट्रक्चर्स पे बना सकते हैं जिससे कि कुछ पैसा बच सके, और दूसरा पब्लिक को भी आसानी हो मेरठ मेट्रो से उतरकर नमो भारत ट्रेन में चले जाएं एंड वाइस वर्सा। तो दोनों को फिर टेक्निकल आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन दोनों को मेरठ मेट्रो को इसमें सबस्यूम कर लिया गया। मोदीपुरम से दिल्ली हम लोग पब्लिक को करीब 1 घंटे के अंदर ले जा सकें, जिससे फ़ायदा मुझे लगता है ये होने वाला है कि आप दिल्ली में ना रह के मोदीपुरम या मेरठ या मोदी नगर या इस तरफ कहीं पे भी आप चाहें रह सकते हैं, शताब्दी नगर में रह सकते हैं। और राजनीति का एक अपडेट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी सुरक्षा चूक को लेकर सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने चिट्ठी लिखी है। यह खत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लिखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को पत्र लिखकर सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने पत्र में राहुल गांधी के रवैये की शिकायत की गई। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी पर अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरतने का इल्जाम है। सीआरपीएफ सिक्योरिटी के येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना बताए विदेश यात्रा पर जाने की शिकायत भी की गई है। राहुल गांधी पर Z+ या राहुल गांधी जो है वो Z+ विद ASL सुरक्षा कैटेगरी के प्रोटेक्शन में आते हैं। पत्र में कहा गया है कि Z+ ASL सिक्योरिटी से लैस वीआईपी को विदेश दौरे से 15 दिन पहले अपने सिक्योरिटी एजेंसी को सूचित करना जरूरी होता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं। वो देश के उन चुनिंदा वीवीआईपी में हैं जो अति सेंसिटिव महत्व के हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक 9 महीने में 6 बार सुरक्षा के नियम तोड़कर वो विदेश दौरे पर गए, वो भी एजेंसी को बिना बताए, जिससे सुरक्षा एजेंसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के इन दौरों की जानकारी भी साझा की। दावा है कि 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक उनका इटली का दौरा हुआ। इसके बाद 12 मार्च से 17 मार्च तक वो वियतनाम दौरे पर गए। 17 से 23 अप्रैल तक वो दुबई में थे। 11 से 18 जून वो कतर की राजधानी दोहा में थे। 25 जून से 6 जुलाई तक उन्होंने लंदन की यात्रा की और 4 से 8 सितंबर तक वो मलेशिया में थे। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को शिकायत पत्र लिखकर सीआरपीएफ ने आगे सुरक्षा प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की अपील भी की है। मुझे लगता है एक गंभीर मामला है, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल जितना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जो वीवीआईपी जो प्रोटेक्टिव होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि दोनों को पालन करना चाहिए। क्योंकि जब आपको लगता है कि सिक्योरिटी इसीलिए दी गई है कि भाई उनकी जो सुरक्षा जरूरी है, और अगर उस टाइम पे अगर प्रोटेक्टिव भी उसका प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं सीरियस बात है। तो अगर ये पत्र है और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। जो टाइमिंग है इस पत्र की और जिस तरीके से ये पत्र के कंटेंट्स मीडिया में लीक किए गए, इससे सरकार की मंशा और नियत पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सरकार डरी हुई है वोट चोरी अभियान से, राहुल गांधी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संजीदा विषय को का इस तरह से राजनीतिकरण करें। अब थोड़ी तुर्की की फिक्र बढ़ा देते हैं। ग्रीस तुर्की का जानी दुश्मन है।
दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार बरसों से खड़ी हुई है। अब भारत तुर्की के उसी दुश्मन देश ग्रीस के साथ समंदर में वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। भारत की नौसेना ग्रीस की नौसेना के साथ मिलकर 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच युद्धाभ्यास करेगी और ये एक्सरसाइज तुर्की के बेहद नजदीक होगी। आपने एक पुरानी कहावत सुनी ही होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुर्की अगर पाकिस्तान से दोस्ती निभाएगा तो भारत भी अब तुर्की के दुश्मन ग्रीस को दोस्त बना रहा है, कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ कर रहा है, ग्रीस के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसकी शुरुआत ग्रीस के साथ पहली बार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के साथ होगी, जिसमें दोनों ही देश के जंगी पोत समंदर में गुजरेंगे। दोनों ही देश अपनी समुद्री शक्ति को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि भारत और ग्रीस के बीच हाल के वर्षों में सैन्य सहयोग रणनीतिक रूप से काफी मजबूत हुआ है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां खासतौर पर तुर्की की बदनाम नीतियों और पाकिस्तान के साथ उसके अलायंस के खिलाफ फोकस है। इसी कड़ी में देखें तो ग्रीस में कुछ वक्त पहले मल्टीनेशनल एयरफोर्स अभ्यास इनियोचोस 25 आयोजित किया गया था, जिसमें वायुसेना के सुखोई 30, IL-78, C-17 एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था। इसी तरह से अगस्त 2024 में भारत में एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 24 आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रीस की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। वर्ष 2024 में भारत के राफेल फाइटर जेट ने ग्रीस के सैन्य अभ्यास में भाग लिया था और अब भारत ग्रीस मिलकर नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं।